समस्याएं हैं, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जो उसमें जोड़ दिया जाए। हमारा बस्ती जनपद का नगर पालिका 40 साल पुराना नगर पालिका है, लेकिन अभी तक वहां सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में और मंडल मुख्यालय है मान्यवर, बरसात के दिनों में कचहरी में, अस्पताल में, कलेक्ट्रेट में सारे जगह पानी भर जाता है और नालों का पानी तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां भर जाता है, नाव चलाने की नौबत आ जाती है। मानवर हम चाहेंगे कि हमारे बस्ती नगर पालिका में सीवर लाइन बिछाने का काम किया जाए। मानवर हमारे बस्ती जनपद में एक वन विहार है, बहुत पुराना वन विहार है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उच्चीकरण के लिए कोई व्यवस्था की जाए। मानवर हमारे रोडवेज, बहुत पुराना रोडवेज है, शहर के बीच में है, इसके आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया जाए। मानवर बस्ती में हथियागढ़ सब्जी मंडी का मरम्मत कराया जाए, आधुनिकीकरण कराया जाए। मानवर हमारे विधानसभा में एक वाल्टरगंज चीनी मिल है, जो 6 साल हुआ उस चीनी मिल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद कर दिया गया। वहां के किसानों और वहां के जो कर्मचारी हैं भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। 6 साल हो गया, वहां के गन्ना किसानों का अभी तक गन्ना भुगतान नहीं किया गया है। वहां के गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान किया जाए और उस वाल्टरगंज बंद चीनी मिल को चालू कराया जाए और वहां के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कराया जाए। मानवर बस्ती के विभिन्न चौराहों, दक्षिण दरवाजा, सिविल लाइन चौराहा, इन सब का सौंदर्यीकरण कराया जाए। मानवर पटेल चौक पर फ्लाईओवर बनवाया जाए। मानवर अमहट घाट पर स्थित धार्मिक स्थल एवं पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाए। बस्ती सदर विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज है जो पूरे मंडल का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है, जो जहां पूरे मंडल के सबसे वही एक मात्र जो है साधन है। और आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। मानवर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे मेडिकल कॉलेज में दवाओं का अभाव था और मैंने उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को की। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंने लेटर लिखा, उसमें मुझे लेटर के माध्यम से ये सूचना मिली कि बजट का आवंटन अपर्याप्त होने के कारण दवा की आपूर्ति नहीं हो पा रही। ये स्थिति है मेडिकल कॉलेज का, तो मानवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल की क्या स्थिति होगी। मानवर हमारे जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 साल से कार्डियो का कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कार्डियो का डॉक्टर किया जाए। नेफ्रो का विभाग नहीं है, नेफ्रो का विभाग वहां किया जाए। आपका समय समाप्त। श्री संजीव कुमार गौड़ जी, माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बहुतायत संख्या में रहते हैं। वह जनपद सोनभद्र है। जनपद सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो वहां पर आदिवासी और जनजाति के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं। वाले लोग बोल रहे हैं और मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष और माननीय मुख्यमंत्री जी को। वो सबसे नीचे 403 विधानसभा में मात्र 2 विधानसभा जनपद सोनभद्र का अनुसूचित जनजाति सीट है। उसमें से एक ओबरा, जिसमें से मैं आता हूं, और दूसरा दुद्धी विधानसभा, जो हमारे
हमारे चाहे वह कांग्रेस की सरकार रहा हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रहा हो, चाहे बहुजन समाज की सरकार रहा हो, इन सरकारों ने जनजातियों का बहुत ही घनघोर उपेक्षा किया। यहां तक कि मैं जानता हूं कि यह लोग जनजाति आदिवासी के नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि जो सबसे निचले पायदान में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको अगला पंक्ति में ला करके खड़ा करने के लिए, और आज वह सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। क्योंकि यह 2017 में 2 सीट जनजाति का सोनभद्र में होने का काम हुआ। इसके पहले कोई भी उत्तर प्रदेश में जनजाति का सीट नहीं था। आज हमारे जनजाति का हमारा जबकि 2% आरक्षण है, लेकिन ऐसे तो हमारा उत्तर प्रदेश में 8 सीट का हक बनता है, लेकिन अभी मात्र 2 सीट, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में हमारा जनजाति का सीट मिला और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज हम सब 2 सीट जनजाति का अब 2 विधायक चुन करके हम लोग आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूं कि हमको समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जनजाति का मंत्रालय देने का काम किए। और मैं पिछले सरकारों में क्या होता था किसी से नहीं छुपा है, 2% की आरक्षण का पिछले सरकारों ने उनका हक मारने का काम किया। अगर वह चाहते तो बहुत पहले ही उत्तर प्रदेश में जनजातियों का हक और अधिकार दे दिए होते। आज जो विकास की बात करते हैं, जो हमारे पिछले सरकार के भाई जो बात करते हैं, आज जनपद सोनभद्र में जाकर के वह देखें, 2017 के पहले सोनभद्र में हमारे गांव में रहने वाले हमारे भाई बिजली का बल्ब नहीं देखे थे, लेकिन आज 2017 के बाद हमारा जनपद सोनभद्र ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर सौभाग्य योजना के तहत बिजली लगने का काम हुआ है। मैं आज अपने माननीय राज्यपाल महोदय जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा हमारे जो बेटी और बहनें जिनकी हाथ पीला नहीं हो पाता था, आज हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह करने का काम कर रहे हैं और लाखों लाख की संख्या में उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियों का हाथ पीले होने का काम हो रहा है। इसी तरह से अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क हमारे अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों को IAS PCS कोचिंग कराने का काम कर रही है हमारी सरकार। बहुत सी उपलब्धि है, अगर आप उपलब्धि गिनाने लगे तो 24 घंटा लग जाएगा। और ये विपक्ष के भाई बात करते हैं कि कुछ नहीं हुआ। हमारे बड़े भाई हमारे आदरणीय उमाशंकर जी बैठे हैं, कई बार प्रयास कर माननीय विधायक जी, और हमारे सोनभद्र के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पिछले सरकारों ने
2017 के पहले सरकारों ने सोनभद्र को लूट का अड्डा बना के रखा था, लेकिन आज 2017 में कोई गुंडा वहां नहीं जा पा रहा है, कोई बदमाश नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम सब फिर सोनभद्र में जाएंगे लूटने के लिए उन आदिवासियों को, तो योगी बाबा का बुलडोजर वही मारकुंडी घाटी में खड़ा रहेगा। मारकुंडी घाटी के ऊपर कोई भी गुंडा बदमाश नहीं पार होने पाएगा। आज मैं बधाई देना चाहूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो विकास के बारे में तो बहुत सब साथियों ने चर्चा किया। 7 मिनट हो गया माननीय मंत्री जी। 1 मिनट और, तो मैं चाहता हूं कि 7 मिनट हो गया, माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। 1 मिनट और माननीय विधायक जी ने और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कुछ जनजाति भाइयों के जाति के बारे में चर्चा किए थे, और वह गोंड और खरवारों के बारे में। कुछ जिला हमारा ऐसा है कि कुछ जिलों में हमारे जाति प्रमाण पत्र हमारे भाइयों का नहीं बन पा रहा है। तो मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि दिखा करके उन आदिवासी भाइयों का, उन जनजाति भाइयों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम करें। मैं आप सबका बहुत बहुत श्री मेघ श्याम सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर माननीय वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखता हूं, और मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी का तथा अपने क्षेत्रवासियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे गिरिराज जी जैसी पवित्र तीर्थ स्थल पर सेवा करने का मौका प्रदान किया है। मान्यवर, इस अमृत काल खंड में देश और प्रदेश की दोनों सरकारें समावेशी विकास मॉडल अपनाकर जाति और मजहब से ऊपर उठकर देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देने का काम कर रही हैं। प्रदेश के गांव से लेकर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वालों के साथ साथ विदेशों में बसे भारतीय समुदाय को सांस्कृतिक एकता के रूप में परो रही है। मान्यवर, आधुनिक समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा व्यवस्थित संवैधानिक व्यवस्था में सामाजिक समरसता और समानता के आदर्श रूप आत्मसम्मान के साथ समृद्धि की ओर अग्रसर है, तो चुनावी पराजय से हाशिए पर पहुंचा विपक्ष हताशा में समाज को तोड़ने का कुचक्र रच रहा है। उन्हें याद रखना चाहिए, प्रदेश की जनता ने उन्हें बड़े विश्वास के साथ प्रदेश की सत्ता सौंपी थी। फिर क्यों जाति, मजहब, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण की राजनीति कर प्रदेश की जनता के भरोसे को तोड़ा था। फिर भी विपक्ष के द्वारा सबक नहीं लिया गया है। मान्यवर, विपक्ष के साथी बहुत हताशा में, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता का भोग किया है। विपक्ष के साथी जब रात में सोते हैं तो उन्हें एक मीठा स्वप्न आता है, सत्ता के भोग का मीठा स्वप्न आता है, और जब सुबह जगते हैं, जगते हुए जानकारी होती है कि हम सत्ता में नहीं है, तो बहुत निराशा हताशा में होते हैं, और सुबह जगकर जब जनता में जाते हैं तो एक जनता में जहर घोलने का काम करते हैं। मान्यवर, विपक्ष के साथ ये भूल गए हैं कि पूर्व में बदल कर प्रदेश में कभी सपा की सत्ता, कभी बसपा की सत्ता आ रही थी, लेकिन 2017 में जब प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार प्रदेश की जनता ने बनाई, और इस सरकार के समरसता, विकास, कानून व्यवस्था, पारदर्शिता वाले सुशासन से संतुष्ट होकर इस परंपरा को भी इस प्रदेश की जनता जनार्दन ने दूसरी बार इस ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ सरकार पर भरोसा किया, और दोनों दलों जिन्होंने प्रदेश को वर्षों से लूटा था हाशिए पर ला दिया। विपक्ष के साथ ही नोट कर लें, जनता बहुत समझदार है और ये देख रही है कि आने वाले समय में फिर आपको सबक सिखाएगी। मान्यवर, विपक्ष को जानकारी होनी चाहिए कि आपने प्रदेश को कहां छोड़ा था, प्रदेश की क्या पहचान थी। गुंडागिर्दी, माफियागिर्दी, जंगल राज,
लूट, आए दिन दंगों के कारण प्रदेश की स्थिति बदतर हो गई थी। आज वही प्रदेश है जो देश की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है। 2017 से पहले प्रदेश में देश विदेश से आने वाले उद्योगपति और व्यापारी आने से डरते थे। आज उसी प्रदेश में इतना सुंदर वातावरण बन गया है कि देश और विदेश के उद्योगपति और व्यापारी प्रदेश में काम करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तर प्रदेश मान रहे हैं, जिसका उदाहरण विगत दिनों उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखा गया है। मानव देश के किसी प्रदेश में जाकर जानकारी करिए कि मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, प्रत्येक प्रदेशवासी माननीय योगी जी की जैसी सरकार चाहते हैं। प्रदेश में 2017 से आमूल परिवर्तन हुए हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजली सुधार हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, प्रत्येक क्षेत्र में नई कीर्तिमान हासिल किए हैं। मान्यवर, एक समय था जब कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश से हमारे प्रदेश में आता था तो उसके दिमाग में चलता था भाई उत्तर प्रदेश आने वाला है, या रोड भी गड्ढेदार मिलेंगी और लाइट ना होने, बिजली ना होने की वजह से अंधेरे में लूट का भी डर रहेगा। तो मान्यवर, आज ये नहीं है। आज देश विदेशों के तीर्थयात्री पर्यटक पूरे मन से प्रदेश में आ रहे हैं। मैं गिरिराज जी की पावन भूमि से आता हूं। पिछले 6 सालों में तीर्थयात्री और पर्यटकों की संख्या लगभग 5 गुना हुई है। यह कोई जादू नहीं हुआ है। आज पर्यटक उत्तर प्रदेश को तीर्थ स्थल के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से सबसे अच्छा और सुंदर प्रदेश मानते हैं। हमारी सरकार ने पूरी मनोभाव से, ईमानदारी से परिश्रम करके सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर दिन रात कठोर मेहनत की है। मान्यवर, जब यहाँ अन्य प्रदेशों से अपराधी शरण लेने के लिए आते थे, अब इस प्रदेश में अपराधी प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में शरण लेते हैं। मान्यवर, आज देश और प्रदेश में राम राज्य की कल्पना साकार हो रही है। अब प्रदेश और देश की जनता जनार्दन माननीय योगी जी व माननीय योगी जी का विरोध स्वीकार नहीं करती है। विपक्ष जितनी कीचड़ भाजपा पर उछालता है, उतनी ही नई शक्ति के साथ कमल खिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, मेरी विधानसभा क्षेत्र गोवर्धन में विकास की गंगा बह रही है। 2017 में प्रदेश में सरकार बनते ही माननीय योगी जी ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया, जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय योगी जी महाराज हैं। अब माननीय योगी सरकार टूने मथुरा में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तथा गोवर्धन रिंग रोड व अन्य विकास की लगभग 30,000 करोड़ की योजनाएं पाइपलाइन में है। माननीय योगी जी महाराज जी ने हमारे ब्रज की विकास की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले रखी है। देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के लाडले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी जी, मोदी जी की सरकार और प्रदेश में देश के सबसे लोकप्रिय यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उसी का नतीजा है आज रूस के राष्ट्रपति ये कहते हैं भारत हमारा सबसे मजबूत दोस्त है और अपने संबंध और मजबूत करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति भी यह कहते हैं भारत हमारा सबसे प्रिय दोस्त है। मान्यवर, आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने के रास्ते पर है। हम देशवासी कितने गौरवशाली है। भारत मेघश्याम जी G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पूरी दुनिया भारत को सबसे बहुत कुछ आशा है। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद, तपस्या, कठिन परिश्रम का फल है। आज प्रदेश देश की GDP में सबसे बड़ा भागीदार बन रहा है। देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास ही नहीं, पूर्ण भरोसा माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है। पर बार बार हार के बाद तैयार नहीं है। मैं मेघश्याम जी हो गया समाप्त। मैं समाप्त करिए, क्योंकि कई 2 समस्या है। बस ये समस्या आगे से पहले बता दिया करिए, सुबह ही बता दिया है अध्यक्ष जी। मेरी विधानसभा में एक बड़ी रोड है जो वृंदावन से एक राधाकुंड जोड़ती है और एक गोवर्धन से बरसाना जोड़ती है, और दोनों पे रेलवे लाइन है। वहाँ पुल का बनना बहुत आवश्यक है। ये सब इसमें जोड़ दिया। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल
के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का जो बजट आज जो महामहिम राज्यपाल ने जो बजट सुनाने का काम किया है वो सत्य से परे है। बजट तो उत्तर प्रदेश का आता है मगर जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य विभाग के मामले में माननीय शिवपाल सिंह जी यादव ने उठाया था। ये सही बात है कि आज गरीब तबके के लोग सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में भटक रहे हैं। उनके पास इतनी जगह नहीं है, बाहर सो रहे हैं, उनके पास इतनी जगह नहीं है कि वो बेड अपने अस्पताल में बेड दे सकें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका बड़े पैमाने पर सुधार होने की जरूरत है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज ये संविधान है, लोकतंत्र है कि जो बाबा भीम अम्बेडकर के संविधान पर चलने का काम करता है। आज पढ़े लिखे बेरोजगार लोग आज घूम रहे हैं, आज उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही। अस्पताल की स्थिति यह है कि अस्पताल चाहे जिला हमारे आजमगढ़ चाहे और प्रदेश में सदर अस्पताल में एमआरआई मशीन नहीं है। हमारे आजमगढ़ में तो उसका भवन बना दिया गया है मगर मशीन एमआरआई मशीन अभी तक नहीं गई। हमारे आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, अगर उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर अगर पोस्ट हो जाते तो आज लखनऊ, बनारस और दिल्ली कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। चाहे आज के किडनी के डॉक्टर हो, चाहे हार्ट के डॉक्टर हो, चाहे लीवर के डॉक्टर हो, इस तरह के मरीज आज तक उसमें पोस्ट नहीं है। हमारे आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज की यही स्थिति है कि जीआई उसको भी कहा जाता है। यही स्थिति है कि जो डॉक्टर सदर अस्पताल में पोस्ट हैं अब वैसे ही डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट। इसलिए लोग असाध्य रोग के लिए लखनऊ से लेकर के हर जगह उनको जाना पड़ता है, जो कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में, आजमगढ़ क्षेत्र में रानी के सराय एक पीएचसी है, एक सीएचसी बनी है, वहाँ मर दूर है, गांव में है, वहाँ कोई मरीज आता नहीं। ये रानी सराय बाजार में अगर एक इसका बेड और बढ़ा दिया जाए या इसको सीएचसी कर दिया जाए तो वहां के लोगों का इलाज हो सकता है। आज के हमारे सदर अस्पताल में डायलिसिस की मशीन जो है उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने देने का काम किया था, उसकी संख्या कम है, 13 पहले 10 था, अब उसको बढ़ा करके 13 कर दिया गया। मैं हमारे माननीय संसदीय मंत्री जो बैठे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप ये विभाग मेडिकल कॉलेज आपके विभाग आपने देखा, उसमें एमआरआई मशीन की जरूरत है, अब विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है। अब दवा तो ये स्थिति है कि चले जाए गरीब को देखते हैं 1-2 दवा देंगे और 4 दवा बाहर से लिख देते हैं। अब वो गरीब आदमी भटक रहा है, कोई उसको दवा की कोई
व्यवस्था नहीं हो पाती है। दवा वो लिखें जो अच्छी कंपनियों की दवा अस्पताल में दें और ताकि उसी दवा को लिखने का काम करें। जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है, हर अस्पताल में दलाल हैं, एक एक डॉक्टर के पास 4-5 दलाल हैं। वो निकल के जाए तो पर्ची छीन लेते हैं और छीन के जहाँ पर मनमानी तरीके से मेडिकल कॉलेजों में ले जाने का काम करते हैं। हमारे नगर पालिका आजमगढ़ के अंदर अंडरग्राउंड केबल का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, पूर्ण हो गया था। कुछ जगह बिजली भी पहुंच गई थी, जल भी रही थी, मगर सरकार बदलने के बाद जब ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, कहीं केबल के नाव पर तो कहीं खुदाई के नाव पर वो सारे केबल उखाड़ के फेंक दिए ताकि वो उसका रख रखाव खादी धात वहां उपस्थित नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो उसको अंडरग्राउंड जो बिजली का जो योजना गई थी उसको मैं मांग करता हूं कि इसमें महामहिम के राज्यपाल के संशोधन प्रस्ताव में कहना चाहता हूं कि इसको उसमें जोड़ने का काम करें। अंडरग्राउंड बिजली का जो ये है रख रखाव है उसको करने का काम करें। हमारे बीच में बिजली विभाग है, चल समाप्त और करें। बहुत साथियों ने चर्चा किया है, बहुत साथियों ने चर्चा किया है कि ग्रामीण अंचलों में ट्रांसफार्मर जल जाता है, जल गया तो सरकार को बदलने का उसमें उनके पास पैसा नहीं है। धन्यवाद। कहने पर धन्यवाद। कल हम हमारी वरिष्ठता को देखते हुए हम लोग के कई चाहते हैं वो समझ रहा हूँ, मौका दे दीजिए। नहीं, इसीलिए 7 मिनट के बाद ही खटखटाया मैंने। वरिष्ठता ये बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं बदलते। अगर कोई जाए तो कह देते हैं, उपभोक्ता जाता है तो कहते हैं कि माननीय विधायक जी से लिखवा के लेके चले आओ, अब निधि से लिखवा के चले आओ। हम लोग निधि से क्या क्या दें, इसलिए हमको देना भी पड़ता है। और वो उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि विजिलेंस प्लांट में पैसे नहीं है। इसलिए हम ये मांग करते हैं और इसको जोड़ने का महामहिम के राज्यपाल से जोड़ने का काम कर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1 मिनट। एक सेठवल में 132 केवी का सब स्टेशन है और उसके आस-पास गांव करीब 10 किलोमीटर से शहर से लाइन होकर वहां जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि सेठवल के आसपास किसी गांव में 35 केवीए का सब स्टेशन बना दिया जाए। उसी तरह से हमारे मंचोबा है, हमारे क्षेत्र में ब्लॉक पहलनी में आपके बद्दोपुर से करीब 8-10 किलोमीटर पास लाइन जाती है, वहां भी 33 केवीए का सब स्टेशन की जरूरत है। सड़क के बारे में मैंने पहली मीटिंग में कहा था, ये आपके सत्र जो चला था बजट तक, उसमें कहा था, आज भी मैंने कह दिया कि मतलब कह रहा हूं बजट के लिए, मगर हमें उम्मीद है कि ये सरकार बजट नहीं देगी। मानी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जो कि इतना दिन से मैं हूं, मैं जिस तरह से हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं ये बजट आपके यहाँ जाएगा, और वो बजट इनके कहने पर वहाँ पहुँचा है। मैं बार बार अपने माननीय बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी को बधाई धन्यवाद देता हूँ। चल अब समाप्त कर, 10 मिनट हो गए। अब ये सड़क वोड़क है और कुछ है नहीं, सड़क का काम हम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, अस्पताल से जुड़ा हुआ मामला है। सिंचाई विभाग में नहर खुदाई हुई, खुदाई हो गई, बहुत धन्यवाद सर। 1 मिनट, खुदाई हो गई, इसके बाद लिख करके ठेकेदार से कहते हैं यकीन कि जाओ माननीय विधायक जी से लिखवा के लेके चले आए। हम लोगों को पता नहीं है कि कौन से नहर खुदाई हुई है, पता नहीं चला, और लिखवाने का काम करते तो हम लोग लिखने वाले नहीं है, ना हम लोग को सूचना देता है। आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, ये महामहिम के राज्यपाल को संशोधन प्रस्ताव बोलने का मौका दिया, जय कुमार, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जय कुमार जैकी जी।
माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दिनांक 20 फरवरी 2023 को राज्य के विधानमंडल के एक साथ समन्वित दोनों सदनों के समक्ष महामहिम राज्यपाल महोदय जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति माननीय सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी सरकार के आने वाले वर्ष के क्रियाकलाप, उसकी नीतियों का एक रोड मैप होता है। हमारी सरकार में महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, इसको अगर देखा जाए तो ये समग्र दृष्टि से हमारी सरकार की बहुआयामी सोच और प्रदेश की जनता के लोक कल्याण का एक ऐसा दस्तावेज है जो आने वाले सफर में इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, हम 2 दिन से राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा सुन रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं। अभी बीच में कुछ सदस्यों में हमारे दल के नेता और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आशीष पटेल जी ने जब नेता विपक्ष के द्वारा दिए गए कल की बातों का जवाब दे रहे थे तो एक सदस्य की बात हम सुन रहे थे। हम उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का 3 दशक का संघर्ष का इतिहास है। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल इस उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों, पिछड़े, शोषित, पीड़ित और अंतिम व्यक्ति जहां तक सरकार की नजर नहीं पहुंचती थी, वहां और उन लोगों के बीच में काम करने का काम किया है। हमारे नेता ने तमाम ऐसे लोग हुए होंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए भी दल बनाए होंगे, तमाम ऐसे बड़े ओहदे में होने के बावजूद भी दलों का गठन किया होगा। लेकिन हमारा नेता ना तो लोकसभा का सदस्य रहा, ना तो विधानसभा का सदस्य रहा, लेकिन उन्होंने 3 दशक तक समाज के किसानों, मजदूरों के बीच में काम करके अपना दल का गठन किया था। और उस दल के गठन के बाद हमने हमेशा जहां जहां हमारी नेता, चाहे सड़क से लेकर के संसद तक रही हो, हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी हमेशा जब भी पिछड़ों पर कोई बात आई है, जब भी दलितों पर कोई बात आई है, जब भी आदिवासियों पर कोई बात आई है, तो उसको जो भी फोरम हुआ है, अब 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में काम कर रहे हैं और वो गठबंधन की नीति और धर्म और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जहां भी रहा है, अगर एनडीए की बैठक हुई है तो हमने पिछड़ों पर जब भी उत्तर प्रदेश पे कोई बात हुई हो या देश के किसी कोने पर हुई है तो हमारी नेता ने वो बात को उठाया है। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं, हम उस समय नेता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी, 3 दशक तक पिछड़ों की सरकार रही। बीच में जो भी सरकारें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी तो पिछड़ों का याद किया होता। आज भारतीय जनता पार्टी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो नेता जिस समय हमारे यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के पिछड़ों की बात कर रहे थे, हमें भी वो भी दिन याद है कि जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस जनपद से वो चुन के आते हैं, इलाहाबाद से राम पूजन पटेल जी, जब बीपी सिंह जी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा था, तो नेता मुलायम सिंह यादव और समाजवादियों ने राम पूजन जी के साथ जो घटना किया था, वो आज उत्तर प्रदेश का पटेल समाज कभी नहीं भूलेगा। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर ये 2012 से 17 के बीच में रहे, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर इन्होंने काम अच्छा किया था, गिनाते कौन सा काम है? उसे गिनाते हैं जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे है, 100 डायल बताते हैं
पुलिस का मुख्यालय बताते हैं, बहुत काम किया है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो भी काम किया है उसकी तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात, समाज में आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर है कि आप कितना भी किसी को दे दो, लेकिन चलते वक्त उसका अपमान कर दो तो पूरा दिया हुआ बेकार हो जाता है। समाजवादी पार्टी जितने दिन तक उत्तर प्रदेश में रही, इन्होंने यह आवाज दिया 3.25 लाख रुपए, 3 लाख के लगभग दिया। हम 1,20,000 दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, लेकिन ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, 5 व्यक्ति को दे रहे हैं। ये उसको दे रहे थे जो विधायक उसको रिकमेंड करते थे, पात्रता और अपात्रता को इन्होंने नहीं देखा, हम उसको दे रहे हैं। ये गरीबों की बात करते हैं। इस देश के जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने तो किसी गरीब के मामा गरीबी में पले हुए व्यक्ति, हम उस गांव में पैदा हुए हैं जिस गांव में आवागमन का साधन नहीं है। हमने गरीबी देखी है, हमने लाचारी देखी है, हमने अपने राजनीतिक विद्यार्थी जीवन में हमने काम करते वक्त वो संघर्ष किया है, तो हम लोगों को वो बात पता है। लेकिन अगर किसी गरीब आदमी, अगर बरसात के समय में जब वो खाना कोई माँ बनाती थी, अब बनाते वक्त उसे गीली लकड़ियों से कितना फुकने से भूखना पड़ता होगा, ये वो माँ जानती थी। कितना उसके धुआं पेट में जाता था, कितना आंखों में जाता था। ये अगर किसी ने देखा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा, और उन्होंने हर घर को गैस दिखाई दिया, हमने आवाज दिया, हमने गैस का चूल्हा दिया, हमने शौचालय दिया, हमने उसको राशन दिया, हमने गरीब की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया, और कोविड के समय में फ्री वैक्सीन लगाने का एक एक गरीब को काम किया। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जो आज नेता विपक्ष में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उन्हें मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर उन्होंने जिस तरह से वैक्सीन का विरोध किया था, हमारे डॉक्टरों को पसीने आ गए थे गरीबों को समझाने में, इन्होंने वैक्सीन का विरोध किया था। ये क्या चाहते थे? बहुत धन्यवाद। लोगों मांगना चाहते थे। मैं कुछ सीधे एक बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। केवल मैं अब विधानसभा की बात करना चाहता हूं, क्योंकि समय खत्म है, लेकिन एक सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश में लोकसभा का परिसीमन हो गया, विधानसभा का परिसीमन हो गया, लेकिन अभी विकास खंडों का परिसीमन नहीं हुआ है, थानों का परिसीमन नहीं हुआ है, बिजली घरों में बिजली के जो गांव आते हैं। हमारी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अनुसार चीजें होती हैं, तो हमें काम करते वक्त विधानसभा में दिक्कत आती है। मैं उदाहरण के तौर में बता सकता हूं कि जो हमारे यहाँ ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक 2-2 विधानसभाओं में आते हैं, 3-3 विधानसभाओं में आते हैं, थानों का है। अगर ये थाना और ब्लॉकों का भी अगर परिसीमन किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन हुआ है, तो एक विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जो ब्लॉक हैं अन्य विधानसभाओं से न जुड़े, ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी 3-4 के बाद समय बहुत हो गया है। बहुत धन्यवाद। इस कारण से मैं पुनः बहुत धन्यवाद आपका इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सभी नीतियों के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। श्री अशोक कुमार जी, मेरा आग्रह है कि 5-6 मिनट में ही अब अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि इसको बहुत लंबा, अध्यक्ष जी का जो निर्देश है उसका पालन हम सब लोग करें अपनी बातों में। और विधानसभा वाली बात पहले बोल दीजिएगा। वक्तव्य रखने से पहले अपने विपक्ष के सभी साथियों की शान में 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बेवजह अहम पाल रखा है, साथ में वहम पाल रखा है। कि बेवजह अहम पाल रखा है,
साथ में वहम पाल रखा है, गिर के इस तरह बात करते हैं कि जैसे सब कुछ संभाल रखा है। धन्यवाद महोदय। आज इस उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासियों के निरंतर रात दिन चिंता करने वाले ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी को आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं। महोदय, धन्यवाद देना चाहता हूं इसलिए कि जब से मैं इस सदन का सदस्य चुनकर आया हूं, मैंने अब तक अपने क्षेत्र में जितने भी गरीब हमारे ऐसे मरीज भाई हैं जिनकी दवा के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, मैंने उनके लिए जितने भी पत्र लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100% उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देने का काम किया और जितनी जल्दी हो सका उस पर उन्होंने काम किया। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ऐसे गरीब हमारे गांव के मजदूर किसान भाई हैं जिनके पास अपने इलाज के लिए धन की व्यवस्था नहीं होती है, उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राहत कोष से सहायता प्रदान करने का काम किया। आदरणीय महोदय, आज सदन में एक नई लाइन सुनने को मिली, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडरशिप, but she never told us for whom she has told us. Crisis of credibility of leadership और credibility of leadership ये क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। महोदय, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में और प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बनाई। इसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडरशिप। और उन चारों चुनाव में आप उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारे, इसे कहते हैं क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडरशिप। महोदय, मुख्यमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप में हमने उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में एक ग्लोबल समिट का जो आयोजन किया, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि विदेश में जब रोड शोज हो रहे थे तो मुझे भी वहां प्रतिभाग करने का मौका मिला। मैं दक्षिण कोरिया उस प्रतिनिधि मंडल के साथ गया था। आपको बताना चाहूंगा कि वहां के लोगों की राय हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो बदली है, वहां के लोगों का कहना है, यस, दिस इज द टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम व्हेन वी शुड गो टू यूपी एंड इन्वेस्ट देयर। वहां के लोगों का यह मानना है कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की बागडोर आई है, तब से हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान बना चुका है। महोदय, वहां के लोगों में एक नई आशा दिखी। हमने वहां के बहुत सारे उद्योगपतियों से बात की और यहां पर इन्वेस्टर समिट में जब वो लोग आए तो यकीन मानिए, मैं अपने साथ भी उनमें से कुछ लोगों को अपने क्षेत्र ले गया दिखाने के लिए जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। टेक्नोलॉजी शेयरिंग की कुछ बातें थी, उन्होंने कहा हम साइट देखना चाहते हैं, हमने दिखाया और उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि जैसा वो प्रतीत करते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश जिस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, ये काबिल तारीफ है। महोदय, बहुत सारी बातें सदन में रखी जा चुकी है हमारे साथियों के द्वारा, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी कुछ मांगे हैं जो क्षेत्र से रिलेट करती है, मैं उनको रखना चाहूंगा। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि मेरे क्षेत्र में सलोन ब्लॉक में जहां आलू की बहुत अच्छी पैदावार होती है, वहां पर एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि आलू के किसानों को वहां पर मदद मिल सके और उनके अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी किस्म के आलू का लाभ उनको मिल सके। महोदय, मेरे पिताजी सदन के पूर्व सदस्य रहे और उनके समय से ही हमारे यहाँ ग्राम सभा हाजीपुर है, वहां सई नदी पर पुल की मांग बहुत दिनों से चल रही है और उसका एस्टीमेट भी कई बार बना, लेकिन जब भी उस मांग को धरातल पर उतारने की बात आई तो विभाग द्वारा ये बताया गया कि
ऐसा कोई नियम नहीं है कि 10 किलोमीटर से पहले हम कोई नया पुल दे सके। मैंने पिछली बार भी नियम 51 में सूचना मांगी, लेकिन उसमें कहा गया कि 10 किलोमीटर से पहले हम नया पुल नहीं दे सकते और उसकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, मेरे बगल में ही रामपुर खास विधानसभा है, जहां से पहले श्री प्रमोद तिवारी जो इस समय मोना दीदी चुन के आती हैं। आप वहां जाए, हर 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद आपको सही नदी पे पुल मिलेगा। तो मेरी आज सरकार से अपनी ये मांग है अपने क्षेत्रवासियों की ओर से कि हमें वहां पर एक पुल देने का काम किया जाए, जिससे वहां की कम से कम 20 से 25 हजार जनता को आवागमन में जो बाधा उत्पन्न होती है उससे दूर हो सके। महोदय, इसी प्रकार हमारे विधानसभा के छतो ब्लॉक में 2 गांव हैं, रजियापुर और नोनार। यहाँ पर एक मट्टन नाला है, इस पर भी लगभग 15 से 20 वर्षों से पुल की मांग चली आ रही है। हमारे यहाँ बिरनावा ग्राम सभा में, जो मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम सभा है, वहां पर स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए एक CHC सेंटर की मांग है, क्योंकि वहां लगभग 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसा स्वास्थ्य का कोई सेंटर नहीं है जहां पर लोग जाकर के अपनी दवा करा सकें। महोदय, इसी प्रकार सलोन ब्लॉक, जो कि हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक है, वहां पर सूची मंडल में वहां पर भी एक CHC की मांग है, ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। वहां पर भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां लोग अगर रात में कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वहां जाकर के कुछ अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके। महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक और बात जिस पर बहुत विशेष ध्यान आकर्षण करूंगा, हमारे जनपद में, विशेषकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में सो कॉल्ड कुछ भीम आर्मी और सुहेलदेव आर्मी के लोग हैं। समाप्त करके तुरंत समाप्त। ये भीम आर्मी और सुहेलदेव आर्मी के नाम से लोग एक अनैतिक संगठन चला रहे हैं। इन लोगों का काम है वहां आकर के उपद्रव फैलाना और कुछ नहीं। वहां आकर के जातिगत अवरोध पैदा करना, जातिवाद का जहर बोना, यही इनके पास केवल काम रह गया है। मेरी आपके सदन से, आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि ऐसे तत्वों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री मदन भैया जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध पे बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों की MSP बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं हुई है और कमेरे वर्ग को जो न्याय मिलना चाहिए था उसके विषय में भी कोई बात नहीं हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूं गठबंधन के लीडर माननीय अखिलेश यादव जी को और राष्ट्रीय लोकदल के लीडर चौधरी जयंत सिंह जी को कि उन्होंने सभी वर्गों में, पिछड़े वर्गों में, दलित वर्गों में सही बंटवारा होने के लिए जातीय जनगणना की बात पुरजोर तरीके से उठाई है। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, आपकी सरकार भी चाहती है सबका साथ सबका विकास हो और सबका साथ सबका विकास के लिए साधनों का सही बंटवारा हो। साधनों के सही बंटवारे के लिए जातियों की सही जनगणना बहुत जरूरी है और इसे हर पार्टी चाहती है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से चाहती है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चाहती है। इसके अलावा श्री राज्यपाल के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी कोई ठोस नीति का घोषणा नहीं की गई है और सौहार्द बनाने के लिए, भाईचारे को विकसित करने के लिए भी
इस अभिभाषण में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। मान्यवर, पिछला जो बजट है वो कितना खर्च हो गया है इसका भी विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। मान्यवर, श्री राज्यपाल के अभिभाषण में विशेष तौर से समय लगेगा। सरकारी नौकरियां में जो खाली पद भरे जाने हैं उनका भी कोई उल्लेख नहीं है और जो नवसृजित पद हैं उनका भी कोई उल्लेख नहीं है। ये बजट रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बता रहा है। मान्यवर, अब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र खतौली जो जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आता है उसके लिए मैं कुछ मांगे आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। पूरे प्रदेश की तरह से ही आज छोटे छोटे कस्बे भी पर्यावरण की दिशा से प्रदूषित होते जा रहे हैं, जिन्हें मापने के यंत्र बड़े बड़े शहरों में तो लगा दिए गए हैं। मेरी मांग है खतौली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा खतौली, कस्बा जानसठ और कस्बा मंसूरपुर में वायु प्रदूषण निगरानी डिस्प्ले यंत्र लगाएं, जिससे कि आम शहरी जान पाए कि आप कितनी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। मान्यवर, मुजफ्फरनगर एक ग्रामीण इलाका है। वहां के हॉस्पिटल जरूर हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक इलाका ये उत्तराखंड से लगता है और उसके करीब के उत्तराखंड के करीब के लोग भी दिल्ली जाने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए आपके माध्यम से खतौली नहीं पूरे जनपद मुजफ्फरनगर के लिए हम एक पीजीआई मेडिकल कॉलेज की मांग करते हैं। और खतौली विधानसभा के अंतर्गत ही जो रोड के कार्य चल रहे हैं उन्हें संपूर्ण कराने के लिए हमारी आपके माध्यम से मांग है। और गन्ने का उचित मूल्य देने के लिए भी हमारा गठबंधन और हमारा दल जो चाहता है उसी से अपने आप को संबंध करते हुए चाहते हैं गन्ने का उचित समर्थन मूल्य ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। बहुत धन्यवाद। उन्हें मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में किसानों और कमेरों के लिए कोई विशेष नहीं किया गया, तो इसलिए किसानों को उभारने के लिए कोई विशेष पैकेज देने का आप घोषणा करेंगे। धन्यवाद। चौधरी बाबूलाल जी। चौधरी बाबूलाल जी। आपने मुझे
महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण सदन पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आपको नमन करना चाहता हूं और पूरे सदन को नमन करना चाहता हूं और समस्त फतेहपुर सीकरी की जनता को भी नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस विधानसभा में सन 1996 में निर्दलीय विधायक के रूप में सेवा करने का मौका मिला। आज महोदय, मेरा आदरणीय मोदी जी और आदरणीय परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी को नमन और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही नहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का जो काम किया है, उन्होंने, मैं उसके लिए बहुत बहुत प्रदेश की जनता की तरफ से उनको और अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने 2014 से 2022 तक तमाम जन कल्याणी योजनाओं को लागू करा करके प्रदेश को और देश को विश्व स्तर पर सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए और देश आज विश्व गुरु के रूप में बनने जा रहा है। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए आदरणीय मोदी जी और आदरणीय महाराज योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने प्रदेश में G20 समिति के तहत जो विदेशों से 40 देशों के उद्यमी आए और उसमें प्रदेश में खासतौर से आगरा में जो मीटिंग बुला करके और उनका सम्मान आगरा का ही नहीं पूरे आगरा की जनता का जो सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं तमाम आगरा की जनता की तरफ से अपनी तरफ से आदरणीय योगी जी का और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने आगरा की जनता का सम्मान बढ़ाने का काम किया। महोदय, 2017 से पहले प्रदेश में तमाम गुंडागिर्दी का राज था। मुजफ्फरनगर जैसे कांड न जाने कितने हुए थे, मगर 2017 के बाद आदरणीय महाराज जी की सरकार में आज तक एक भी कांड ऐसा नहीं हुआ जिसमें दंगा हुआ हो। और आज गुंडा माफिया पता नहीं कहां चले गए बाबा जी के बुलडोजर की वजह से, या तो जेल में पुलिस ने कर दिए हैं और कुछ प्रदेश को छोड़ करके बाहर भागे। महोदय, मैं जनता की भावना को आदरणीय मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सम्मान करते हुए प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर बना करके और बनारस में कॉरिडोर बना करके बाबा विश्वनाथ जी का जो प्रदेश की जनता की भावना को सम्मान किया है, उसके लिए बहुत बहुत हम लोग प्रदेश के लोग आभारी हैं। और हमारे ब्रज क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आदर और सम्मान आदरणीय मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। जिस तरीका से पूरे ब्रज में चाहे गोवर्धन महाराज की, चाहे मथुरा में बांके बिहारी जी की, और तमाम करोड़ों रुपए विकास के नाम पर वहां लगाए जा रहे हैं। और 84 कोस की परिक्रमा में भी लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं। वहां पे देश और विदेशों से प्रदेश के लाखों श्रद्धालु सुविधाएं मिल रही हैं। आदरणीय महोदय जी, मैं फतेहपुर सीकरी राजस्थान सीमा से लगा हुआ मेरा क्षेत्र है। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप समय सीमा है आपने बांध रखी है, मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा फतेहपुर सीकरी के 70-80 गांवों में पानी के सिंचाई के कोई भी साधन नहीं है। मेरी मांग है फतेहपुर सीकरी राजबाग से निकलने वाली मुडौली मानर को विस्तार करके गांव दावर तक उसका विस्तार किया जाए, जिससे कि किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो सके। दूसरी मांग, फतेहपुर सीकरी राजबाग से निकलने वाली जहानपुर कुल को का विस्तार औड़ेला गांव तक कराना बहुत ही जरूरी है। वहाँ के किसानों को जो बहुत ही भुखमरी के कगार पर हैं, उनकी सिंचाई की व्यवस्था हो सके। महोदय, फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई बिल्कुल नहीं की जाती है, और जिस तरीके से हमारे राजस्थान का एक गांव पड़ता है नयाबाग के लोगों के द्वारा हमारे फतेहपुर सीकरी राजबाग से पंप हाउस बना करके पानी की चोरी वहाँ के एक्सीएन गिरी के द्वारा
और वहाँ के जेई है नाहर सिंह के द्वारा पैसे लेकर के कराई जाती है। मेरी मांग है उन पंप हाउसों को तुरंत तो खुलवा दिया जाए, क्योंकि हमारे किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। दूसरी मांग हमारी नहरों में गंगा नहर से जोड़ा जाए, क्योंकि जमुना के पानी न होने की वजह से आगरा के जिले को पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। फतेहपुर सीकरी के समस्त नालों की सफाई कराई जाए, क्योंकि अभी जो बरसात होती है हजारों बीघा जमीन बिना नालों की सफाई के हमारे किसानों की जमीन बिना बुवाई के रह जाती है। तो मेरा मांग है कि आप लोग जरूर नालों की सफाई कराई जाए। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में पीने के पानी की जो व्यवस्था आज हमारे सरकार के द्वारा हर घर के लिए नल की योजना चलाई जा रही है, मेरा मांग है कि हमारी फतेहपुर सीकरी जनता के लिए बराबर से भरतपुर के लिए चंबल से पानी पिलाया जा रहा है। तो मेरी मांग है कि हम लोगों को चंबल से पानी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि वहाँ की चंबल नजदीक भी पड़ेगी और बराबर से वहाँ पाइपलाइन भरतपुर के लिए भी जा रही है। और दूसरी नंबर फतेहपुर सीकरी में जो कस्बा है नगर पालिका है वो एडीए के अंतर्गत आती है, आगरा एडीए में, और एडीए के द्वारा पुरातत्व विभाग के द्वारा वहाँ की दरगाह से जो पत्थर वसूला जाता है उसका कहीं हम लोगों को उसमें जानकारी नहीं होती है। वो पत्थर का पैसा कहाँ लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता है। तो मेरा आपसे मांग है, आपके द्वारा सरकार से, तो उस बोर्ड के मेंबर के रूप में स्थानीय विधायक फतेहपुर सीकरी का जो भी हो उसकी बोर्ड में बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर फतेहपुर सीकरी में ये एएसआई और एडीए के द्वारा जो एक सीमा बांध रखी है फतेहपुर सीकरी 300 मीटर की, 200 मीटर की और 100 मीटर की, उसमें एडीए के द्वारा और एएसआई के द्वारा वहाँ के बासिंदाओं को बहुत परेशान किया जाता है और पैसे लेकर के रातों दिन वहाँ पे मरम्मत। और मैं चाहता हूँ उसकी मरम्मत के लिए, मंजूरी के लिए जिस तरीका से कमिश्नर साहब को नॉमिनेट किया गया है, मैं चाहता हूँ कि हमारे फतेहपुर सीकरी जनता के लिए वहाँ के करावली के एसडीएम को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी बाबूलाल जी। श्री महेंद्र खड़गवंशी जी, एक सेकंड श्री महेंद्र खड़गवंशी जी, फतेहपुर सीकरी का जो मास्टर प्लान है उसको लागू किया जाए। बहुत हो गया, धन्यवाद। मास्टर प्लान को जरूर आप लोग लागू कराएंगे। इन शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। खड़गवंशी जी 5 मिनट के बाद समाप्त करिएगा उसको। हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज लोकतंत्र के मंदिर में हसनपुर जनपद अमरोहा की विधानसभा की जनता ने मुझे दोबारा निर्वाचित करके यहां पर भेजा है। महोदय, राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण पर यहाँ के विपक्ष के विधायकों के द्वारा जो हुड़दंग दिखाया है, महोदय, उत्तर प्रदेश की जनता जो 25 करोड़ की जनता ने इनको देखा है, इनके कर्तव्य को देखा है, वो कभी इनको माफ नहीं करेगी, इनके कार्यकलाप को कभी माफ नहीं करेगी। 2012 से 2017 तक का इतिहास यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता ने बाखूबी देखा है। इनके द्वारा जो बताए गए हैं इनको झुठलाया गया है, इन्हें अपने कामों को नहीं देखा गया है। आज इनके कामों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास दिखाया है, इतिहास लिखा है कि आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनकर विकास की गंगा बहाने का काम किया है। ये योगी आदित्यनाथ जी का हम धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को दूसरी बार विधानसभा में हमारी जनता ने भेजने का मौका दिया है। विकास पर मोहर लगाई है। पूरे 6 साल में आज एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में मान्यवर नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, ये दंगाई लोग हैं, इनको 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने बाखूबी देखा है, ये कभी माफ नहीं करेगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा इस कुर्सी पर इस मंदिर में आने का मौका नहीं देगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब जो आने वाला 2024 है, हम केंद्र में फिर
21वीं बार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने विकास किया है, विकास के वादे किए हैं और विकास कराने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं हमारे महाराज जी उत्तर प्रदेश में भगवान का अयोध्या में जो भव्य मंदिर बनाया है उसके लिए सराहनीय कार्य है। मैं बताना चाहता हूं अपने मित्रों से, जो 4.5 सालों में कोई नहीं कर पाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया है। आपको देखना चाहिए, अयोध्या में भव्य मंदिर देखना चाहिए, काशी देखनी चाहिए, मथुरा देखना चाहिए। आपको देखनी चाहिए नगरी। आप कहाँ हो? आप बेकार की बात करते हो, बेल में आ जाते हो, समय नष्ट करते हो। आप विकास को देखो, विकास के नजरिए को देखो, सोच बदलिए। उत्तर प्रदेश के महाराज जी ने आपकी सोच बदली है। आपको भी इसी तरह आपको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आपको जनता माफ नहीं करेगी, विश्वास दिलाता हूं। मान्यवर, आपने मुझे अपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे जो बोलने का मौका दिया है, आज 2 दिन से मैं देख रहा हूं जब चर्चा होती है तो विपक्ष के लोग सुनने की कोई नहीं रखते और यहां से उठकर चले जाते हैं। जब हमारे कल डिप्टी सीएम यहां पर बैठे थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, उठकर चले गए। अरे सुनने की क्षमता रखो आप। हमारी सरकार ने विकास किया है, इतने अस्पताल खोले हैं, हमने 24 घंटे बिजली, जब मैं विधायक बना था 2017 में, मेरे 60 गांवों में बिजली नहीं थी, खंभे नहीं थे, एक गांव में भी बल्ब नहीं जलता था। कहां था आपका विकास? उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घर में बल्ब जलाने का काम किया है। आज गांव में ना 5 लीटर की खाली तेल आपको नहीं मिल सकती, हर वक्त बिजली देने का काम किया है। खेत की लाइन अलग है, गांव की लाइन अलग है, ऐसा काम करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज जिस राशन की बात करते हो, 25 करोड़ की जनता में 14 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, तो मेरे क्षेत्र में कुछ काम ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किए हैं। मेरे नगर पंचायत शहर नगरी को नगर पंचायत देने का काम किया है। मेरे क्षेत्र में 2 चीनी मिल है, हसनपुर गजरोला और त्रिवेणी, जिसने त्रिवेणी शुगर मिल ने किसानों का 100% भुगतान करने का काम किया है और सरकारी चीनी मिल ने 70% भुगतान करने का काम किया है। मैं अपने चीनी मिल क्या अपने माननीय मंत्री जी लक्ष्मी नारायण जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा तक काम किया है कि उन्होंने घट होने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना देने का काम किया है। यदि कहीं घट होनी होगी तो 50,000 रुपए का उस पर जुर्माना होगा। ये पहली बार ऐसी सरकार है जो किसान को राहत देने का काम करती है, किसान को पानी देने का काम करती है, हर मजदूर को हाथ में काम देने का काम करती है। और जो हमारे स्वयं के मजदूर हैं उनकी बहन और बेटियों की शादी कराने का काम हमारी सरकार करती है। कहां हो आप? कहां क्यों नहीं देखते इस चीज को? अरे आपकी और बहन और बेटी भी तो होंगी, आपके विधानसभा के वो लोग भी तो होंगे जो आज हमारी बहन और बेटियों की शादी होती है ना। हम सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जो हम कह रहे हैं, हम उनको करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में हम एक साथ 500 बेटियों की शादी कराने का काम करते हैं। आपकी सरकार, विपक्ष की सरकार जब थी तो अगर यहां से पैसा जाता था तो बीच में ही बढ़ जाता था। आज हमारी सरकार सामूहिक शादी कराने का काम कर रही है। आज हमने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। आज विकास की गंगा बहाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मान्यवर, कानून व्यवस्था की जो बात करते हैं, आज 2022 अमरोहा, अब 2012 का अमरोहा, लोग घुसना पसंद नहीं करते थे। अमरोहा में चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी और आज वही अमरोहा है जो लोग अपनी फैक्ट्री लगाने को जा रहे हैं। विकास की गंगा बही हुई है, आज वही अमरोहा है। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, चलिए समाप्त करिए मान्यवर, मैं पिछड़ी जाति से हूं, अकेला खड़गवंशी खाकी समाज का उत्तर प्रदेश में विधायक हूं।
मान्यवर, मैं अपने कुछ मांग कर रहा हूं कि मेरी जाति को केंद्र में शामिल किया जाए। तो पहले मांग करनी चाहिए, बार बार अध्यक्ष जी बोल के गए हैं। अभी बांध का चौड़ीकरण, शुद्धिकरण, एक कॉलेज, एक स्टेडियम, एक ट्रामा सेंटर। चलिए, हो गया, धन्यवाद। आदमपुर होते मार्ग चौड़ीकरण। चलिए, श्री धर्मराज यादव जी, आदमपुर को श्री धर्मराज यादव जी बैठिए। दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।